ये फरवा आप ज़रा देखिएगा ना, इस वक्त जो नंबर है पार्लियामेंट में वो तकरीबन 115 है। आप ये रिज़र्व सीट्स के बाद पीटीआई का, और मेरा ख्याल है 4-5 लोग जो हैं वो जेयूआई के हैं। तो मिल मिला के कोई अराउंड 122 की अपोजिशन है। और इस वक्त जो सीटें खुल रही हैं वो तकरीबन 50 से ज़्यादा है। हाँ। तो ये जो सीटें खुल रही हैं ये तो बड़ी सीधी सीधी हैं। देखिए ना, जो तरीक़ाकार जिस तरह से इस्लामाबाद, और ये अगर आप गौर करेंगी तो वो सारे जजेस जो ट्राइब्यूनल के केसेस सुन रहे हैं उनके खिलाफ कैंपेन्स बनाई जा रही हैं। यानी तारक जहांगीरी साहब की डिग्री 34 साल बाद जाली हो गई, शाहिद करीम साहब जो हैं वो ख़राब हो गए, अनवार साहब ख़राब हो गए। ये सारे लोग जो ट्राइब्यूनल के केसेस सुन रहे हैं उनके ऊपर कैंपेन्स आ रही हैं। और इस कैंपेन्स की बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड ये है कि देखिए, जो उन्होंने बड़ा सीधा सीधा एक प्रोसेस क्रिएट कर दिया। उन्होंने कहा जी सारे लोग जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो फॉर्म 45 जमा करवा दें। उसके बाद जो फॉर्म 45 पीएमएलएन के कैंडिडेट के हैं वो भी जमा करवा दें, और कंपैरिजन कर लें तो फॉर्म 47 बन जाएगा। अब वो आप बहुत सारे लोग जिन्हें फॉर्म 45 47 का, वैसे तो हर बंदे को समझ है, बट जस्ट कि फॉर्म 45 वो है जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर एजेंट को मिलता है। exactly. और फॉर्म 47 वो है जो इलेक्शन कमीशन उन सारे फॉर्म 45 को कंपाइल करके जो रिजल्ट बनाता है वो फॉर्म 47 है। तो अब जो प्राइमरी इशू है, ये इसलिए लंबा नहीं चलना मामला कि जो जजेस हैं उन्होंने जो प्रोसीजर इख्तियार किया है वो बड़ा सिंपल है। वो सबके फॉर्म 45 मंगा रहे हैं और उसको कंपैरिजन कर रहे हैं। सो ये 40 सीटें खुल गई तो ज़ाहिर है नंबर गेम ही पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। लेकिन हुकूमत के पास खैर अभी भी बहुत सारे पत्ते तो हैं। फवाद साहब, इसी केस को ले लें, रिजर्व सीट्स वाला जो मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट से जो आया है फैसला, उसके बाद पाबंदी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, आर्टिकल 6 लगने की बात होना, आप समझते हैं हुकूमत के लिए ये जो लास्ट रिजॉर्ट है उसकी तरफ जा रहे हैं? ये तो एक हारे हुए जुवारी की जो है ना, वो जब जवारी होते हैं ना, जो प्रोफेशनल जो हार रहे होते हैं, वो डेस्परेट होके फिर सारे पैसे, जो पैसा जेब में होता है, सारा लगा देना चाहते हैं। आप देखिए, मसला ये है कि ये जो पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स तो रह नहीं गई। ये एक इस वक्त हारे हुए जुवारी की तरह जो इनकी आखिरी जेब में जो भी नुस्खा है वो भी लगा देना चाहते हैं। कोई भी शख्स जो थोड़ी बहुत भी अकल रखता है उसको मालूम है कि सियासत का मुकाबला सियासत से होता है। आप कैसे जो है उसको जो है वो बैन करके, मुझे आप बताइए फरवा, आप रोज़ ज़ाहिर है कि एनालिसिस करती हैं, आप पॉलिटिक्स बड़ी करीब से देखती हैं, मुझे आप बताइए कि पीटीआई को बैन करने का इमरान खान को क्या नुकसान होगा? इमरान खान क्या पीटीआई में इस वक्त चेयरमैन है? आंसर इज़ नो। इमरान खान पीटीआई के कोई ओहदेदार हैं? आंसर इज़ नो। पीटीआई में जो इस वक्त पार्लियामेंट्री पार्टी की जो डिसीजन मेकिंग है उसका क्या इमरान खान को फ़ायदा हुआ है या क्या हो रहा है? ठीक है, सो एंड सो अगर जितना क्योस आप बढ़ाना चाहते हैं मुल्क में, उसका तो हुकूमत को नुकसान हो रहा है। मैं आपने ये जो बात की, मैं इसी पे एक छोटा सा सवाल और कर लेती हूँ। आपने कहा कि इमरान खान चेयरमैन नहीं है, ठीक है, वी गॉट इट। इमरान खान साहब पार्टी लीड नहीं कर रहे, वो जेल में है, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन गवर्नमेंट का चले जाना इमरान खान साहब के बाहर निकलने की जमानत भी तो नहीं है ना? नहीं, गवर्नमेंट को का चले जाना इमरान खान को बाहर लाने की ज़मानत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो क्योस इतना ज़्यादा हो गया है, और क्योस जो रोज़ाना बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है ना कि आपने जो पाकिस्तान के 2/3 अवाम की अक्सरियत का लीडर है, जिसके साथ पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के दिल धड़कते हैं, उसको वो आपने जेल में रखा हुआ है, पॉलिटिकली आपने एक्सक्लूजन की हुई है। तो जब तक आप उसको इंक्लूजन में नहीं लाते, जब तक पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत इस निज़ाम के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करती, तो आपके मसले कैसे हल होंगे? सो पाकिस्तान में इस वक्त आप देखें, आपने देखा कि यूएन की ये अपनी यूएसए कांग्रेस की रेजोल्यूशन आई है। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मंगल को पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं वो डिस्कस होने जा रहे हैं। इसके बाद यूरोपीय यूनियन जो है उसका प्रेशर्स आ जाएंगे। और देखिए, मामला तो कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं ना, सिर्फ हर चीज़ का इलाज डंडा तो नहीं है। चलें, इस क्योस के अंदर है कोई नहीं। फवाद चौधरी साहब, इस क्योस के अंदर ये जो चहमगोइयाँ हो रही हैं टेक्नोक्रेट सेटअप की, यहाँ तक कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी शायदन कहा कि कुछ लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि ये टेक्नोक्रेट सेटअप इतना इजी है, आ सकता? देखिए, बात ये है कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप हो, मार्शल लॉ हो, बेसिकली तो मार्शल लॉ ही है ना। टेक्नोक्रेटिक सेटअप पाकिस्तान के अंदर आइन में तो प्रोवाइडेड नहीं है। सो बेसिकली तो चाहे उसको आप एमरजेंसी कह दें, चाहे टेक्नोक्रेटिक सेटअप कह दें, ये सारे तो मार्शल लॉ ही है ना।
मार्शल लॉ अगर आप लगाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसकी जाहिर है पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ पहले रह चुके हैं और उन चारों मार्शल लॉज में जो कॉमनैलिटी, 2 चीज़ें कॉमन थी। एक तो ये कि वो मार्शल लॉ पॉपुलर थे, चाहे आप जो मर्जी परवेज़ मुशर्रफ साहब को कहें, जब परवेज़ मुशर्रफ आए थे पूरे पाकिस्तान में लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी, शुक्र किया था नवाज शरीफ से जान छुटी। आप ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, पीपल्स पार्टी अपनी गैर मकबूलियत की पीक के ऊपर थी, एंड सो वाज अयूब खान। दूसरी कॉमन चीज़ ये थी कि चारों जो मार्शल लॉज थे, पाकिस्तान जंगें लड़ रहा था वेस्ट की, और हमें अरब दुनिया से भी पैसा आ रहा था, वेस्ट से भी पैसा आ रहा था। अब सवाल जिन्होंने भी ये फैसला आपने करना है, देखना है कि क्या अवाम की पॉपुलैरिटी होगी सेटअप के साथ। अपेरेंटली नहीं लग रहा, आंसर इज़ नो। पैसा आएगा, आंसर इज़ नो। तो देखें ना, आपने मुल्क चलाना है, आपको पैसे चाहिए मुल्क चलाने के लिए, रियासत चलाने के लिए, और दूसरा आपको अवाम की हिमायत चाहिए। मार्शल लॉ खैर इट्स अ वेरी ह्यूज वर्ड, और आई डोंट थिंक सो कि इसकी मुतहम्मिल या मीडिया हो सकता है या अवाम हो सकते हैं। द आंसर इज़ नो। पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, आंसर इज़ नो। लेकिन इमरजेंसी की बात हुई, अच्छा टेक्नोक्रेट सेटअप, इमरजेंसी, ये एकदम से शुरू क्यों हो गया? क्योंकि हम तो एक बड़े लंबे अरसे से, चाहे जैसी भी है, जमहूरियत की बात कर रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो डिबेट ही बड़ी आगे चली गई थी। हम तो क्वालिटी डेमोक्रेसी की डिबेट में थे। पाकिस्तान में हमने ये जो भी हालात में 2013 के बाद आप देखिए, पाकिस्तान की डिबेट तो ये हो गई थी कि जी देखिए, हमारी जो डेमोक्रेसी है उतनी उसमें क्वालिटी नहीं है जैसी अमेरिका की या वेस्ट की डेमोक्रेसीज में है। तो हमारी तो वो डिबेट हो रही थी। ये तो 2 साल में हम इतना पीछे आ गए हैं कि अब सारी डिबेट जो है वो क्वालिटी डेमोक्रेसी के बजाय अब हमारी ये मार्शल लॉ लगाने और टेक्नोक्रेटिक सेटअप और इस टाइप के ऊपर जो है वो चली गई है। ये तो पाकिस्तान में बड़ा धचका हुआ है, बड़ा डिक्लाइन हुआ है पाकिस्तान का समाजी तौर के ऊपर और सियासी तौर के ऊपर। लेट्स पुट इट दिस वे एज वेल। ये कंडीशन है, जाहिर है कि हम सिर्फ इसको एक हाइपोथेसिस डिस्कस कर रहे हैं। टेक्नोक्रेट सेटअप या पसंदीदा सेटअप, व्हाटएवर यू नेम इट, आपको क्या लगता है कि कुड मोहसिन नकवी बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और या जहांगीर तरीन, या एक आध नाम ज़रा आपको भी पता ही है? देखिए, पहली बात यह है कि ये किसी को भी लगा दें, ABCD किसी को भी लगा दें, अगर आइन नहीं है तो फिर तो आइन नहीं है ना। फिर आइन को अगर आपने कूड़ेदान में फेंक देना है तो फिर तो नहीं है। बट दिस इज़ द ओनली कंसेंसस डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में इस वक्त, और उसका लगाने का पाकिस्तान को एक समाजी एतबार से, सियासी एतबार से तो बहुत नुकसान होगा ही। लेकिन असल में जो अभी सवाल तो हमारे सामने ये है कि क्या इस तरह का जो सेटअप है वो अवाम की हमायत के बगैर और इस वक्त जो दुनिया की हमायत के बगैर हम चला लेंगे। अदलिया का अप्रूवल तो वो इस तरह ले लेंगे ना कि सारे जजेस को आप निकाल के बाहर कर दें, अपनी मर्जी के 4 जज बिठा के उनको कहें जी आप फैसला कर दें। वो उस तरह का हो जाता है। बहुत आगे निकल गए हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये हो नहीं सकता। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसकी नहीं है। ये ठीक है, ये बातें जजों को डराने के लिए PMLN, ख्वाजा आसफ वगैरह ये वो कर लें, बट देखिए सच्ची बात यह है कि इस वक्त ये जो भी अगर सोच रहे हैं उसके बड़े खौफनाक नताइज होंगे, और वो उसके नताइज के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि ना आपके पास पैसा है ना आवाम की अप्रूवल है। ये 2 चीज़ें एक किसी भी निज़ाम को चलाने के लिए बड़ी बेसिक चीज़ें हैं।